हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन एंड एजुकेशन क्लास में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही लवेबल वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में अंग्रेजी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जो है अंग्रेजी के छोटा से छोटा और अंग्रेजी के जो सबसे बड़ा एक पार्ट होता है वहां तक क्लियर किया गया है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ये स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि स्किप करिएगा तो एक पॉइंट 100% है कि आप खो दीजिएगा, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट वैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं पहले क्लियर क्या करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा। इसलिए इसमें छोटा से लेकर के बड़ा तक क्लियर किया गया है। सबसे छोटा अंग्रेजी में क्या होता है और सबसे बड़ा क्या होता है, ठीक। तो इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब, आपको करना ही चाहिए। और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी बताइए अंग्रेजी के बारे में, ठीक। और बेसिक कंसेप्ट तो कहने से ये क्लियर होता है कि सबसे छोटा चीज, लेकिन नहीं, बेसिक कंसेप्ट में अंग्रेजी में बड़े बड़े चीज भी आ जाते हैं जो आपके लिए जरूरी होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में आप लोगों का अंग्रेजी का हर एक छोटा पहलू से लेकर के बड़ा पहलू तक क्लियर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बात कि अंग्रेजी का जो सबसे छोटा की होता है, की कह सकते हैं, एस्पेक्ट कह सकते हैं, पहलू कह सकते हैं, मुद्दा कह सकते हैं, जो सबसे अंग्रेजी में छोटा चीज होता है वो होता है आपका अल्फाबेट, ठीक। क्या होता है? अल्फाबेट। और अल्फाबेट हमें पढ़ाया तो गया है बचपन में, लेकिन उसे बताया नहीं गया था कि यही अल्फाबेट है। कभी कभार हम लोग के साथ होता है कि हम लोग जानते हैं किसी इंसान को, पहले से देखे हुए हैं, लेकिन हम नाम लेके पूछेंगे रख करके कि आप उस इंसान को जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, जबकि हम देखे हैं उस इंसान को। तो वही हम लोग के साथ अंग्रेजी में कुछ यहाँ पे होने वाला है। आप पहले से उस चीज को पढ़े हैं, लेकिन अगर मैं उसका पूछ दूं कि नाम क्या है तो आप नहीं बता पाइएगा, ठीक। तो इसलिए अंग्रेजी का जो सबसे हम छोटा एस्पेक्ट कहते हैं कि वहीं से अंग्रेजी का बैकबोन है, वहीं से स्टार्ट होता है। अगर वो किसी को नहीं आए तो कुछ नहीं आ सकता है अंग्रेजी में, वहीं से अंग्रेजी स्टार्ट होती है। तो वो है आपका अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। अंग्रेजी की जो सबसे, आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजी का सबसे छोटा एस्पेक्ट नाम बताइए, तो अल्फाबेट है। और अल्फाबेट क्या होता है? तो अल्फाबेट जो है ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट कहलाता है। अब तो आप कहेंगे कि मैं तो जानता ही था। अरे हाँ, जानते थे, लेकिन आपको नाम नहीं पता था कि उसको कहते क्या है। कभी कभार पूछ दिया जाता है अल्फाबेट लिख के दिखाइए, तो अल्फाबेट अब आपको पता ही नहीं कि अल्फाबेट का नाम क्या है, तो क्या लिखिएगा। तो अल्फाबेट जो है अंग्रेजी का सबसे छोटा की होता है। ए से लेकर के, देख रहे हैं ना, ए बी सी डी, ए से लेकर के, मैंने आगे नहीं लिखा हुआ है, ए से लेकर के जेड तक जो है अल्फाबेट कहलाता है। तो कभी कभार कोई पूछ देता है कि अंग्रेजी को सबसे छोटे से छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है। अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन होते हैं या कुछ भी लाइन हो, उसको छोटे से छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें अल्फाबेट प्राप्त होता है। और अल्फाबेट किसे कहते हैं? ABCD के अक्षर को, ए से लेकर के जेड के अक्षर को हम अल्फाबेट कहते हैं। ऑल लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। जितने भी लेटर हैं ये अल्फाबेट कहलाते हैं, ठीक। तो अल्फाबेट में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अंग्रेजी के जो सबसे छोटे होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं। ए से लेकर के जेड, A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट, ठीक। अब देखिए, जब हम अल्फाबेट जान गए तो उसके बाद से हमें अंग्रेजी में एक और टर्म आता है, अल्फाबेट के बाद का टर्म है वो, ठीक। वो कौन सा टर्म है? तो दैट इज कॉल्ड वर्ड। तो अब हम चलते हैं वर्ड की तरफ, यानी अंग्रेजी का सबसे छोटा में 2 नंबर वाला वर्ड की तरफ। अब हमें हमेशा कहा जाता है कि आपको शब्द का ज्ञान नहीं है। वर्ड का हिंदी शब्द होता है, आपको शब्द का ज्ञान ही नहीं है, कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। हम लोग डांट देते हैं किसी को ना, क्योंकि अच्छा किसी को बोलने नहीं आता है, तो ठीक। तो वर्ड जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, और अंग्रेजी का वर्ड ही जो है पूरा रोल प्ले करता है। अगर आपके पास वर्ड ज्यादा है, वर्ड पावर ज्यादा, हम लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजी आप सीखना चाहते हैं, पहले वर्ड पावर बढ़ाइए। अंग्रेजी आप बोलना चाहते हैं, फर्स्टली यू शुड इंक्रीज योर द कैपेबिलिटी ऑफ वर्ड। आपको वर्ड की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। तो वर्ड पावर एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। तो उसी में वर्ड को यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, डिफाइन दूंगा, परिभाषा दूंगा यहाँ पे कि वर्ड जो है ये क्या है। हम किसके बारे में हमेशा कहते हैं कि आपको वर्ड बढ़ाना चाहिए? अंग्रेजी में हम हमेशा कहते हैं कि आपको वर्ड की पावर को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि वर्ड जो है अंग्रेजी में की रोल प्ले करता है अंग्रेजी को मजबूत करने में। तो आखिर कौन सा ये चीज है जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं बढ़ाना चाहिए?
तो हमें जानना तो चाहिए को क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड को बताता हूँ और कोई आपसे डिफिनेशन नहीं देता होगा वर्ड का, कह देगा कि हाँ वर्ड बढ़ा लीजिए। अरे क्या वर्ड है, हमको समझाइए तब ना हम बढ़ाएंगे। तो देखिए वर्ड क्या होता है। अल्फाबेट तो सबका क्लियर हो गया है, अब बचा है वर्ड। तो देखिए अल्फाबेट को जब हम आपस में जोड़ते हैं और उससे कोई उचित अर्थ निकलता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड। मैंने क्या बताया, जब हम अल्फाबेट को आपस में जोड़ते हैं, ठीक, लिखते हैं आपस में जोड़ करके, और उससे कोई मेरे को उचित वर्ड मिल जाए, मेरे को उचित मीनिंग मिल जाए, मेरे को कोई उचित मीनिंग मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये तो अल्फाबेट है, अल्फाबेट क्लियर हो गया है, जितने भी लेटर होते हैं वो अल्फाबेट कहलाते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे छोटा सा मैं आपको दिखाता हूं कि ये वर्ड जो है मैं अल्फाबेट को सजा करके या मतलब अल्फाबेट को लिख रहा हूं, ठीक, तो कैसे मेरे को उचित अर्थ मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है जी और ओ, अल्फाबेट है ना, ये भी अल्फाबेट, ये भी अल्फाबेट। अल्फाबेट का मैंने पहले ही आप लोगों को डिफिनेशन दिया हुआ है कि अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं वो अल्फाबेट कहलाते हैं, और ये अंग्रेजी के सबसे छोटे चीज होते हैं। अंग्रेजी इससे अब छोटा नहीं हो सकती है, जितने अंग्रेजी को तोड़ दीजिएगा, वाक्य को किसी को तोड़िएगा, तो सबसे छोटा जो मिलेगा आपको अल्फाबेट ही मिलेगा, ए से लेकर के जेड तक। तो ये तो अल्फाबेट है ना, एबीसीडी का ही ना पार्ट है ये, ए से जेड का ही ना पार्ट है जी, और ये उसमें से ही ओ है। तो हम इसको लिखें, मैंने पहले ही ना बोला वर्ड का डिफिनेशन कि अल्फाबेट को आपस में लिखिए, और जब जुड़ जाता है अल्फाबेट और उससे कोई उचित अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो जी और ओ, इसका मतलब क्या होता है, गो। गो का मतलब क्या, जाना। अर्थ मिल गया ना हमें, एक उचित मीनिंग मिल गई ना, जाना। तो ये वर्ड है, जैसे ये क्या है, वर्ड है। लेकिन मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ एक चीज और लिखता हूं, मान लीजिए कि ए जेड सी, ए जेड सी, ये भी अल्फाबेट है। यू कैन से, आप कह सकते हैं कि ये भी अल्फाबेट है ना, लेकिन ये वर्ड नहीं है, दैट्स नॉट वर्ड, क्योंकि यहाँ पे उचित कोई वर्ड का मीनिंग नहीं ना निकल रहा है। आप कहने को तो कह दीजिएगा कि आप ही ना बोले कि अल्फाबेट को क्या करिए, साथ में लिख दीजिए, और कोई अर्थ निकले तो क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो उसी डिफिनेशन में मैं कहूंगा कि हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन मैंने ये कहा था कि उचित अर्थ निकलना चाहिए, मीनिंग मिलनी चाहिए, तभी वो वर्ड होगा। अल्फाबेट तो लिखे हैं यहाँ पे, ए भी अल्फाबेट, जेड भी अल्फाबेट, सी भी अल्फाबेट, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड है ही नहीं, ठीक। तो वर्ड का परिभाषा ये होता है कि अल्फाबेट को एक में जोड़िए और उससे कोई आपको उचित मीनिंग मिले, तो उसे हम वर्ड कहते हैं। तो ये वर्ड का डिफिनेशन था, और अंग्रेजी में वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और याद रखिएगा आप लोग कभी ऐसा गलती ना करिएगा, हम लोग इसको मीनिंग कहते हैं, जैसे प्ले, बॉय, गुड, बैड, इसको हम कहते हैं कि मीनिंग उसको बहुत ज़्यादा याद है, उस लड़के को या उस लड़की को मीनिंग बहुत ज़्यादा याद है। वो मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग का मतलब अर्थ होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है BOY, बॉय, बॉय मतलब लड़का, तो इसका ये मीनिंग नहीं है। बॉय मतलब लड़का जो है, हम कह रहे हैं कि बॉय का मतलब लड़का होता है, ये मीनिंग है, लड़का मीनिंग है, बॉय मीनिंग नहीं है। ये स्पेलिंग वर्ड है, ये अंग्रेजी का वर्ड है, ठीक ना। तो इसको आप वर्ड कहिएगा, मीनिंग नहीं कहिएगा, क्योंकि मीनिंग का मतलब अर्थ होता है। जो अच्छे जानकार होंगे अंग्रेजी के वो आपको काट देंगे, ठीक, क्योंकि मीनिंग जो होता है, मीनिंग का मतलब अर्थ होता है। आप इसको भूल के भी मीनिंग ना कहिएगा, क्योंकि मीनिंग कहिएगा तो मतलब गलत हो जाएगा, आपके अंग्रेजी का पता चल जाएगा कि आपकी अंग्रेजी कहाँ तक है, ठीक, इसलिए गलती ना करिएगा। तो ये वर्ड था, अल्फाबेट भी क्लियर, वर्ड भी क्लियर। अब एक अंग्रेजी का आप कहिए कि मतलब ये अंग्रेजी का एक प्रकार से आत्मा होता है, सोल। ट्रांसलेशन कितना भी आप बोलिए या अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाइए, लिटरेचर पढ़िए, कुछ भी करिए, उसमें आप कह सकते हैं ये सेंटेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और इसके जो महत्व है, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंस। हम सेंटेंस के महत्व को हम हटा नहीं सकते, ठीक ना। तो सेंटेंस एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो अब सेंटेंस का डिफिनेशन
कुछ लोग दे सकते हैं, कुछ लोग नहीं दे सकते हैं। और मैं सेंटेंस का डिफिनेशन आप लोगों को यहाँ पर ऐसा दे रहा हूँ कि आप चुटकियों में समझ जाइएगा सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है। जो अब तक क्लियर नहीं हो पाया होगा अब क्लियर होगा। जो अब तक इस वीडियो के पहले आप नहीं जानते होंगे वो इस वीडियो में हर एक टर्म मैंने क्लियर किया हुआ है। ठीक, तो सेंटेंस, अब बताइए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, तो ये भी बहुत सिंपल है। सभी वर्ड को, वर्ड पहले ही पता है आपको, सभी वर्ड को, सभी वर्ड कहने का मतलब जो आपको उचित लगे कि वहां पे सुइटेबल हो, तो करना क्या है आपको सेंटेंस के डिफिनेशन के लिए कि वर्ड को आपस में सजा करके लिखिए। एक पंक्ति में वर्ड को सजा करके लिखिए और उस वर्ड के समूह से कोई आपको एक मीनिंगफुल वाक्य मिल जाए अर्थ वाला, तो उसे आप सेंटेंस कहिएगा। क्या मैंने परिभाषा बताया आपको कि वर्ड को एक पंक्ति में लिखिए, लाइन में लिखिए और उस सभी वर्ड से मिल करके कोई आपको एक मीनिंगफुल वाक्य मिल जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जाए, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। एक बार और मैं आपको डिफिनेशन देता हूं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। डिफिनेशन मैंने ये कहा कि वर्ड को एक पंक्ति में लिखिए और उस पंक्ति से आपको कोई मीनिंगफुल वाक्य मिले तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए WE, ये भी एक वर्ड है। मैंने वर्ड का डिफिनेशन आप लोगों को दिया था कि अल्फाबेट को लिखिए और उसे कोई उचित मीनिंग मिल जाए तो उसे हम वर्ड कहते हैं। तो WE का मतलब होता है हम लोग। ये भी वर्ड है। PLAY, प्ले मतलब खेलना, ये भी अल्फाबेट से जुड़ा हुआ है और ये वर्ड है। ठीक, क्रिकेट भी वर्ड ही है, वी प्ले क्रिकेट। ठीक, तो मान लीजिए वी प्ले जो क्रिकेट है, यहाँ पे एक वर्ड का तो समूह है ना, वी भी वर्ड, प्ले भी वर्ड, क्रिकेट भी वर्ड, ये तो वर्ड का समूह है। लेकिन आपको एक मीनिंगफुल वाक्य यहाँ पे बन रहा है कि वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, तो एक मीनिंगफुल मिल रहा है ना वाक्य। तो मैंने डिफिनेशन क्या दिया था सेंटेंस का कि सभी वर्ड को, मतलब जो आपको सुटेबल वर्ड लगे किसी वाक्य के लिए, उस वर्ड को सजा करके लिखिए और उससे कोई आपको उचित मीनिंगफुल वाक्य मिल जाए तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैं ज्ञान के लिए आपको बता देता हूँ कि क्रिकेट का लोग आपसे पूछ देते हैं कि हिंदी क्या होगा, तो याद रखिएगा, मूर्खों के चक्कर में ना रहिएगा, क्योंकि क्रिकेट जो है ये अंग्रेजी का वर्ड है। आप लोग सब जानते होंगे कि ये कहाँ का खेल है, इंग्लैंड का खेल है। इंग्लैंड किसके लिए जाना जाता है, इंग्लैंड इज नॉन फॉर इंग्लिश, वो अंग्रेजी के लिए जाना जाता है ना। तो वो लोग हिंदी कहाँ से जानते होंगे, उन लोगों से तो हम लोग सीखे हैं। क्रिकेट खेलना वो लोग ने हमें सिखाए हैं, तो हम तो क्रिकेट वही लोग पहले खेलते थे, उसके बाद हम लोग सीखे हैं खेलना। तो ये तो उन लोगों की खेल है क्रिकेट, तो ये इसका हिंदी कहाँ से होगा, वो तो हिंदी जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो अंग्रेजी पूरी उनकी है, अंग्रेजी में 75% योगदान तो उनका है। अंग्रेजी का जब आपको परिभाषा मिलेगा मेरे वीडियो से तो आपको क्लियर कराया जाएगा कि अंग्रेजी में सब भाषाओं का योगदान है। हमारा हिंदी भी अंग्रेजी में योगदान दिया हुआ है, हमारी हिंदी दी हुई है और भी लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, लेकिन 75% तो उन्हीं का है। ठीक, तो क्रिकेट ये अंग्रेजी भाषा का वर्ड है, इसका हिंदी नहीं होता है। लोग खामो खा बिना मतलब करके शब्द को डिस्टोर्ट करके परिभाषा बना दिए हैं, दूसरा ही कुछ वर्ड उसका अर्थ बना दिए हैं, कुछ दूसरा ही कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच लीजिएगा, ये अंग्रेजी भाषा का वर्ड है क्योंकि ये इंग्लैंड वाले खेलते थे और उनको हिंदी नहीं पता है, ठीक ना। तो अंग्रेजी का वर्ड रहने दीजिए, इसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। वी प्ले क्रिकेट का मतलब होता है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे ही क्रिकेट का होता है झिंगुर, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो तो विल्ड में यार वो तो आ गया फौना में ना, सब दूसरा चीज़ हो गया। लेकिन क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट ही होता है। ठीक, तो सेंटेंस का भी डेफिनेशन मिल गया कि वर्ड को आपस में लिखिए और उससे कोई मीनिंगफुल वाक्य मिल जाए। ठीक, तो उसे हम ट्रांसलेशन करते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस को जब आप तोड़िएगा तो आपको प्राइमरली मुख्य रूप से 3 पार्ट मिलेंगे। क्या, किसी सेंटेंस में आपको मुख्य रूप से 3 पार्ट मिल सकते हैं। और ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। देखिए, सब्जेक्ट A नंबर में, B नंबर में वर्ब,
3 नंबर में, थर्ड नंबर में ऑब्जेक्ट। क्या बोला? इफ यू डिवाइड द सेंटेंस देन यू कैन मेनली डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स। अगर आप सेंटेंस को बांटना चाहें तो 3 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हमारे पास टर्म आता है कि ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये वर्ब क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट का मैंने डिफिनेशन और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप किसी भी ट्रांसलेशन में कैसे पहचानेगा, क्योंकि छोटे छोटे ट्रांसलेशन में तो आप पहचान सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन बड़े बड़े में पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सब्जेक्ट पे स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। ठीक, वर्ब पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है। ठीक, वर्ब का मैंने परिभाषा आप लोग को मिल जाएगा वीडियो में, वहां पे जाके देख सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है इस पे मैंने स्पेशल ही वीडियो बनाया है कि आप किसी सब्जेक्ट में, आप किसी ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट कैसे पाइएगा, आप किसी ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट कैसे पाइएगा। तो मैंने ये तीनों पे स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वहां पे। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेरे को बताना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट वह होता है जो किसी काम को करता है। सब्जेक्ट वह होता है जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में कहा जाता है, वह सब्जेक्ट होता है। क्या बोला? जो किसी काम को करता है या उसके बारे में कहा जाता है, वह सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल की मैं आपको बताता हूँ कि राम खा रहा है, राम खा रहा है, राम खाने का काम कर रहा है, तो राम है यहाँ पे सब्जेक्ट। एक और बोलता हूँ आपको कि हमारा भारत अच्छा है, हमारा भारत अच्छा है। हम किसके बारे में कह रहे हैं? अपने भारत के बारे में ना कह रहे हैं कि हमारा जो भारत है सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? इंडिया सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का डिफिनेशन ये होता है, परिभाषा ये होती है कि जिसके बारे में कहा जाए या जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब होता है काम, जो आप काम करते हैं वो वर्ब होता है। तो वर्ब का परिभाषा आपको बहुत मिलेगा आगे चल करके, ठीक ना, क्योंकि वर्ब अंग्रेजी का पूरा गेम है। टेंस पढ़े हो, कोई भी चीज पढ़े हो, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब वर्ब का खेल है। सिंटेक्स पढ़िए, कोई भी करिए, वर्ब का खेल है। और वर्ब आपको, आप मेरे से जुड़े रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद है। और वर्ब आपको ऐसा बताऊंगा कि वर्ब आप वैसा पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि टेंस से लेकर के वॉइस, नरेशन सब वर्ब का ही खेल है। ठीक, उसके बाद से जो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है ये पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताता हूँ जो हमारे काम को सहता है, हमारे प्रभाव को झेलता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बताया? जो हमारे कहने का मतलब कर्ता, सब्जेक्ट, जो कर्ता के प्रभाव को झेलता हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बताया? जो कर्ता के प्रभाव को झेलता हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए, राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। तो राम तो सब्जेक्ट है। ठीक, किसके क्योंकि उसके बारे में कह रहे हैं ना कि राम जो है वो आम खाता है, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया। इट खाना है, काम है, तो ये वर्ब हो गया। और मैंगो जो है, राम खा रहा है तो प्रभाव आम झेल रहा है ना, वो दांत के नीचे पिस रहा है ना आम, तो प्रभाव कौन झेल रहा है? आम न झेल रहा है। तो राम इट्स ए मैंगो, आम प्रभाव झेल रहा है ना। और आम का मैंने ऑब्जेक्ट का आप लोग को डिफिनेशन ये दिया था कि जो हमारे यानी कर्ता के प्रभाव को झेलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए। अंग्रेजी का हर एक बेसिक पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया जाएगा और हम लोग बहुत जल्द आगे फॉरवर्ड करेंगे अंग्रेजी की तरफ। अगर आपको ये तीनों में से कोई भी एक दिखना हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आप बताइएगा, हम फिर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। इसमें तो ऑलरेडी बना ही हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे। अगर किसी को वर्ब पे चाहिए तो वो कमेंट करेगा, मैं वर्ब पे बना दूंगा, नहीं तो फिर आगे जब हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पढ़ने को मिलेगा ही। तब तक के लिए हम निकलते हैं।